आज हम पढ़ेंगे आउटसाइडर पाठ, जिनकी लेखिका हैं मालती जोशी। हिंदी कहानी लेखिका मालती जोशी का जन्म 4 जून सन 1934 को औरंगाबाद में हुआ था। इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से सन 1956 में हिंदी विषय में MA की उपाधि प्राप्त की। आपने अनगिनत कहानियाँ, बाल कथाएँ तथा उपन्यासों की रचना की है। इनमें से अनेक रचनाओं का विभिन्न भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। संप्रति भोपाल में रहकर ये साहित्य सृजन में संलग्न है। अपने आंगन की छाँव, परख, जीने की राह, दर्द का रिश्ता, आनंदी इनके प्रसिद्ध कहानी संग्रह हैं। इनकी कई कहानियों का रंगमंचन, रेडियो तथा दूरदर्शन पर प्रस्तुत किया जा चुका है। मालती जी की भाषा शैली अत्यंत रोचक, व्यवहारिक तथा सरस है। इनकी भाषा में बोलचाल के शब्दों की प्रचुरता है। मालती जी को हिंदी और मराठी की विभिन्न साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सम्मानित व पुरस्कृत किया जा चुका है। इन्हें मध्य प्रदेश हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा वर्ष 1998 के भवभूति अलंकरण सम्मान से विभूषित किया जा चुका है। आउटसाइडर। स्टेशन से लौटते हुए रात के 11 बज गए थे। नए जोड़े के हनीमून पर रवाना होते ही शादी का कार्यक्रम एक तरह से संपन्न हो गया था। नीलम थकान से निढाल हो रही थी, पर सब कुछ ठीक से निपट जाने से मन एकदम हल्का हो गया था। अब वह निश्चित होकर बिस्तर में दुबक जाना चाहती थी, पर जनता का इरादा कुछ और ही था। बच्चों को जबरदस्ती सोने के लिए भेजकर सब ड्राइंग रूम में ही जम गए थे। थोड़ी देर बैठ लो न दीदी, पूनम ने कहा। पिछले दिनों इतनी भागम भाग मची रही कि फुर्सत से बैठकर 2 बातें भी न हो पाई। पम्मी ठीक ही कर रही थी। घर की इस आखिरी शादी में पूरा परिवार इकट्ठा हो गया था। सुदीप तो इतनी दूर कनाडा से आया था, पर कुशल क्षेम पूछने के अतिरिक्त उससे भी ज़्यादा बातें करने का वक्त नहीं मिल पाया था। पूरे वक्त आपाधापी ही मची रही। अब जाकर थोड़ी फुर्सत मिली है तो इन लोगों के जाने की घड़ी भी पास आ गई है। पूनम 4 दिन बाद अपने ससुराल चली जाएगी। सुदीप भी अपने ससुराल वालों से मिलना चाहेगा। भला इतनी दूर बार बार आना कहाँ होता है। शादी के बाद पहली बार तो आना हुआ है। सुषमा भी तो अपनों से मिलने के लिए कुलबुला रही होगी। सोने का प्रोग्राम मुलतवी कर नीलम अपनी प्रिय कुर्सी पर बैठ गई। एक सुमित को छोड़कर उसका पूरा परिवार उसके सामने था। सुदीप, सुजीत, दोनों भाई, उनकी बहुएं सुषमा और अलका बहन, पूनम और उसके पति नरेश। अपने इसी परिवार के लिए वह पिछले 25 वर्षों से खटती आ रही थी। आज छोटे के शादी के साथ उसकी सारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई थी। वह अपने आप को बहुत हल्का और कृतार्थ अनुभव कर रही थी। तुम सब लोग आ गए, बड़ा अच्छा लगा। शादी में रौनक हो गई। उसने भाव विभोर होकर कहा। दीदी, हम लोगों को तो खैर आना ही था, पर असली रौनक तो बड़े भैया के आने से हुई है। पम्मी बोली। पिछली दिनों शादियों में वे नहीं थे तो बहुत बुरा लगा था। इस बार तो उसे आना ही था। घर की आखिरी शादी जो थी, नीलम ने कहा। अरे, इसके लिए तो समधी जी से भी लड़ गई थी। साफ कर दिया कि भाई साहब, जब तक बड़े का प्रोग्राम नहीं आता मैं शादी की तारीख तय नहीं कर सकती। घर की आखिरी शादी है, सबका होना निहायत ज़रूरी है। दीदी, तुमने मेरी छुट्टी का इंतज़ार किया, सचमुच बड़ा अच्छा किया, पर बार बार यह आखिरी शादी
का जुमला क्यों रट रही हो? दीपू, मेरा मतलब इस जनरेशन की शादियों से था। तुम्हारी प्रिया तो अभी बहुत छोटी है। मैं प्रिया की शादी की बात नहीं कर रहा। तो दरअसल हम लोग कहते कहते सुदीप चुप हो गया। सहारे के लिए उसने सुजीत और पूनम की ओर देखा। सुजीत ने तो संकोच से आंखें झुका ली, पर पूनम तो हमेशा से बोल रही है। झट बोल उठी, दीदी, बड़े भैया का मतलब है कि अब आपकी सारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई है। अब आपको भी सेटल हो जाना चाहिए। बट आई एम क्वाइट वेल सेटल्ड। उनका मतलब है अब आपको भी शादी कर लेनी चाहिए। पम्मी, तुम पागल तो नहीं हो गई? नीलम ने बहन को बुरी तरह डपट दिया। उसे सचमुच गुस्सा आ रहा था। भला यह भी कोई बात हुई? सामने घर के दामाद बैठे हुए, बहुएं बैठी हैं, उनके सामने इस तरह की बचकानी बातें कहनी चाहिए भला? यह तो अच्छा हुआ जो सुमित और नेहा चले गए हैं, नहीं तो वह नई लड़की अपने मन में क्या सोचती थी। अभी वह अपनी शर्म से उबर भी न पाई थी कि नरेश बोल उठे, दीदी, पम्मी ठीक कह रही है। यह सिर्फ उसके या बड़े भैया के मन की बात नहीं है, हम सबकी यही इच्छा है। इस घर के लिए आपने इतना कुछ किया है, एक तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी ही होम कर दी है, इसलिए सब चाहते हैं कि अब आप भी इत्मीनान की, आराम की ज़िंदगी बसर करें। आप नहीं जानती कि अपनी गृहस्थी में रच बस जाने के बाद भी इन सब के मन में एक अपराध बोध पलता रहता है, एक कांटा सा हरदम चुभता रहता है। पम्मी तो पता नहीं कितनी बार कहती है कि काश दीदी का भी घर बस जाता तो मैं जी जाती। अब घर के दामाद को डांटा तो नहीं जा सकता, इसलिए फीकी हंसी हंसकर नीलम ने कहा, मैं तुम लोगों की भावना समझती हूँ नरेश, पर घर बसाने की भी एक उम्र होती है। होती क्यों नहीं, ज़रूर होती है, और आप अभी भी उस उम्र के दायरे में ही हैं। वो तो शुरू से आप सबकी गार्जियन बनी रही, इसलिए अपने आप को बुजुर्ग समझने लगी हैं। नहीं तो 45 भला कोई उम्र होती है? आप चाहें तो अब भी आपके लिए दर्जनों प्रस्ताव आ सकते हैं। नीलम ने कोई जवाब नहीं दिया। ऐसी बचकानी बातों का कोई जवाब भी क्या दे? उसने तो उसे महज मजाक समझा, पर वे लोग सचमुच दर्जन भर प्रस्ताव बटोर लाए थे। लगा कि छोटे की शादी का तो बहाना था। वे लोग शायद इसी अभियान के लिए इकट्ठा हुए थे। उन लोगों की चुपचाप खिचड़ी पकती रही और उसे कानों कान खबर तक न हुई। उसे तो तब पता चला जब एक लंबी चौड़ी लिस्ट उसे थमा दी गई। फिर भी उसने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। केवल मनोरंजन के लिए वह पूरा ब्यौरा पढ़ गई थी। उसे हंसी भी आई थी और आश्चर्य भी हुआ था कि लोग कैसी कैसी विपरीत परिस्थितियों में भी शादी का शौक पालते हैं। उसे फुर्सत से विचार करने के लिए कहा गया था, पर सुदीप और सुषमा दूसरे ही दिन उसके कमरे में आ धमके। उन्हें शायद सबसे ज़्यादा जल्दी थी। कनाडा जाने से पहले वे सब कुछ तय करके जाना चाहते थे। उनके पीछे पीछे सुजीत भी आ पहुंचा। लगा कि दोनों भाई दल बांधकर उस पर हमला करना चाहते हैं। थोड़ी देर इधर उधर की बातें होती रही। फिर सुदीप ने एकाएक पूछ लिया, दीदी, तुम्हें वो लखनऊ वाला प्रपोजल कैसा लगा? कौन सा? वो अवस्थी जी वाला? ना बाबा, शादी के तुरंत बाद नानी बनने का कोई इरादा नहीं है, अपना कोई इरादा नहीं है, तो बरेली वाला को देख लेते हैं, सुषमा ने सुझाव दिया। उनके 2 बेटे ही हैं शायद, वे भी अभी छोटे हैं, और उन बेटों को भी वे हॉस्टल में रखने को तैयार हैं। सुदीप ने जानकारी दी। इसी को कहते हैं हिपोक्रेसी। इधर तो यह प्रचारित करेंगे कि हम सिर्फ बच्चों की खातिर शादी कर रहे हैं, और फिर उन्हीं बच्चों को हॉस्टल में ठूसने को भी तैयार हो जाएंगे। ऐसे दो मुँहे लोगों से मुझे सख्त नफरत है।
जाने दो, बरेली वालों को गोली मारो। सुजीत बोला, मुझे तो नरेश की जीजाजी वाला प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा। एक तो महाशय डिप्टी कलेक्टर हैं, दूसरे थोड़ा बहुत लिखने पढ़ने का शौक भी रखते हैं। ही विल बी अ परफेक्ट कंपेनियन। इन्हीं की बात कर रहे हो ना, जिनकी लड़की ने आत्महत्या की धमकी दी है? अरे क्यों मेरे सिर हत्या थोपना चाहते हो? अरे इन धमकियों से कुछ नहीं होता दीदी। पम्मी की सास ने भी तो कहा था कि अगर ये शादी हुई तो मैं मिट्टी का तेल छिड़क लूँगी, पर क्या हुआ? कुछ नहीं। 2-4 साल मुँह फुलाए रही और सब ठीक चल रहा है। जीतू, किसी दिन फुर्सत मिले तो पम्मी से पूछना ये 2-4 साल उसने कैसे काटे हैं। एक तो वह शुरू से ही दिलेर है, फिर प्यार का जोश भी था, इसलिए सब कुछ हंसते हंसते झेल गई। वैसे भी कच्ची उम्र में सहना आसान होता है, पर इस उम्र में इतना तनाव मैं नहीं झेल पाऊंगी। 20 साल की उम्र में मैदान में खड़ी हूँ, परिस्थितियों से लड़ते लड़ते तंग आ गई हूँ, थक कर चूर हो गई हूँ। अब जाकर थोड़ा सुस्ताने की मोहलत मिली है। मैं इस मोहलत को भरपूर एंजॉय करना चाहती हूँ। यह मत समझना कि मैं तुम्हारी भावनाओं को समझती नहीं हूँ, समझती भी हूँ और कद्र भी करती हूँ, पर मेरे लिए इतनी सोच विचार करने की सचमुच ज़रूरत नहीं। अब मैं सिर्फ शांति चाहती हूँ, शांति और आराम, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। थैंक्स ऑल द सेम। तीनों अपना मुंह लिए उठ गए। कमरे से बाहर 2-4 कदम ही गए होंगे कि सुषमा बोल पड़ी, मुझे मालूम था वे मना कर देंगी। इतने दिनों तक इस घर में बॉसिंग करती रही हैं, ससुराल में धौस डपट सहना उनके बस का थोड़े ही है। क्या बात करती हो भाभी, अब इस उम्र में उनसे धौस डपट कौन करेगा? क्या औरों की ना सही, पति की तो सहनी पड़ेगी, उनकी जी हुजूरी तो करनी पड़ेगी। अनचाहे ही सारी बात नीलम के कानों से टकरा गई। उसने सोचा, सुषमा ठीक ही कह रही है। इतने दिनों तक इस घर में एक छत शासन करने के बाद अब वह किसी का शासन स्वीकार नहीं कर पाएगी। शादी के इस पहलू पर तो उसने सोचा ही नहीं था। अच्छा ही हुआ जो यह किस्सा शुरू होने से पहले ही उसने ख़त्म कर दिया। पर कहाँ 24 घंटे भी नहीं बीते और पूनम ने उसे घेर लिया। उसने तो प्रस्तावना में समय भी नहीं बर्बाद किया, सीधे ही शुरू हो गए। भैया भाभी बता रहे थे तुमने शादी से साफ इनकार कर दिया। तो और क्या करती? तुम लोगों को पागलपन का दौरा पड़ा है तो क्या हुआ? मेरा दिमाग तो अभी साबुत है। पम्मी कुछ क्षण चुप रही, फिर धीरे से बोली, तुम हमेशा अपने ही ढंग से सोचती हो, कभी औरों की दृष्टि से भी सोचा करो। क्या मतलब? तुम नहीं जानती इन लोगों के मन पर, खासकर सुजीत और अलका के मन पर कैसा भार सा बना रहता है। अलका कहती है हम तो ज़िंदगी को कभी ठीक से एंजॉय नहीं कर पाते। एक अनब्याही ननद का साया हमेशा हमारी खुशियों पर मंडराता रहता है। सो सैड। नीलम ने हंस कर कहा, भाई अपनी अलका रानी को समझा देना कि मेरे लिए इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ज़िंदगी किताब से वे पेज बहुत पहले ही फाड़ कर फेंक दिए थे जिन पर शादी की इबारत लिखी हुई थी। दीदी, क्या वे पेज फिर से जोड़े नहीं जा सकते? पम्मी, तुम नहीं जानती अरमानों को दफन करना कितना असहनीय होता है। उन्हें वापस जिलाना तो शायद और भी पीड़ा देगा। मुझे डर है कि अगर मुझे मजबूर किया गया तो मैं सपनों के टूटे हुए सिरे को वहीं से उठाना चाहूँगी जहाँ छोड़ा था। मैं समझी नहीं दीदी। पम्मी, मेरी उम्र चाहे जो भी रही हो, मेरे सपने अभी भी किशोर हैं। मेरे भाई लोग जैसे एंटिक पीसेस मेरे सामने परोस रहे हैं, उनसे इनका कोई मेल नहीं है। दीदी, ट्राई टू बी प्रैक्टिकल। अगर तुम्हारी समय से शादी हो गई होती तो हमारे जीजा जी भी आज उम्र के इस दौर में होते। समय से शादी नहीं हुई, यही तो परेशानी है। पम्मी, पति पत्नी साथ साथ बुढ़ाते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस लंबी यात्रा में इतनी सारी चीज़ें ज़िंदगी से जुड़ जाती है कि उम्र का एहसास पीछे छूट जाता है। तुम्हारी बातें
तो मेरी समझ से बाहर होती जा रही है। तो समझने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, इसे एक मजाक समझकर भूल जाओ। मैंने भी तो तुम्हारे प्रस्ताव को मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं समझा। दरअसल अब शादी की बात ही मन से उतर गई है। तुम लोगों ने यह विचार फिर से जगा दिया है, तो सोचूंगी कोई सही आदमी मिला तो बता भी दूंगी। पर अब इस उम्र में मैं कोई रिश्ता ज़बरदस्ती नहीं ओढ़ सकती। सॉरी, एक बात और थी दीदी, अब क्या रह गया? तुमने इस घर को लाख अपने खून से सींचा हो, पर यह घर कभी तुम्हारा अपना नहीं हो सकता। तुम यहाँ हमेशा आउटसाइडर ही रहोगी। क्या बात करती हो? मैं सच कह रही हूँ। अभी तो तुम्हारे पास अपनी नौकरी है, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर कल को जब रिटायर हो जाओगी तो तुम्हारी हैसियत इस घर में एक फालतू सामान की सी रह जाएगी। तब तुम्हें मेरी बात याद आएगी। नीलम कहने को हुई कि जिस दिन ऐसा होगा मैं तुम्हारे यहाँ चली जाऊँगी, पर नहीं कहा। पर प्रस्ताव तो पूनम को खुद देना चाहिए था, नहीं दिया तो बुरा भी लगा, पर चुप लगा गई। अब इससे क्या कहें, वह बेचारी तो खुद ससुराल के आतंक से त्रस्त है। कहना होगा तो सुदीप से ही कहेगी। खुद तो इंजीनियर बनते ही शादी कर ली और विदेश चला गया, दोबारा पलटकर भी नहीं देखा। तब का गया अब आया है। वहाँ बैठकर दीदी का ख्याल नहीं आया जब सारी जिम्मेदारियां ख़त्म हो गई है तो दीदी की शादी का शौक सवार हुआ है। लेकिन सुदीप से भी वह कुछ नहीं कहेगी। अपने भाई बहनों पर उसकी अपार ममता है। शिकायत कभी अगर थी तो वह अम्मा से थी। माँ होकर भी उन्होंने बहुत पश्चाताप किया। कमाने का भार बड़ी बेटी के कंधों पर डालकर वे बाकी बच्चों का लालन पालन करती रही। उम्र नीलम की मुट्ठी से रेत की तरह फिसलती रही और अम्मा जानकर अनजान बनी रही। पिता की आकस्मिक मृत्यु के बाद जब उसने घर की बागडोर संभाली थी, तब यह नहीं सोचा था कि अब यही उसकी नियति होगी। मन में एक क्षीण आशा थी कि कल को भाई जब किसी लायक हो जाएंगे तो वह अपनी ज़िंदगी जी सकेगी, पर वह आशा दुराशा ही साबित हुई। दीपू के इंजीनियर होते ही उसके लिए रिश्ते आने लगे। अम्मा एकाएक बहू का चेहरा देखने के लिए व्यग्र हो उठी। शादी के बाद जब दीपू के साले ने उसे कनाडा बुला लिया तो उससे ज़्यादा खुशी अम्मा को हुई। घर में एक अनब्याही लड़की बैठी है और उसकी शादी बेहद ज़रूरी है। इस तथ्य से अम्मा ने जैसे आंखें मूंद ली थी। अगर वे जानती कि बेटे को हमेशा के लिए विदा कर रही है तो शायद अम्मा इतनी उत्साहित न होती। अपने अंतिम दिनों में वे बेटे को देखने के लिए तरस गई थी। चित्रों से अब उनका मन नहीं भरता था, पर नीलम की हर चिट्ठी का जवाब यही होता था कि दीदी इतनी जल्दी इतने सारे रुपए का जुगाड़ करना बहुत कठिन है और मैं बार बार सुषमा के भाई के आगे हाथ फैलाना नहीं चाहता। बेचारी अम्मा मरने के बाद भी उन्हें बड़े बेटे का कंधा नसीब न हुआ, न तर्पण। उन दिनों प्रिया होने वाली थी और सुदीप का वहाँ होना बेहद ज़रूरी था। और फिर एक बार इमरजेंसी बीत गई तो उसका आना टलता ही चला गया। सुजीत बीकॉम करके बैंक में लग गया था, पर उसका सामर्थ्य इतना नहीं था कि वह पूनम की शादी भी करता और सुमित की मेडिकल की पढ़ाई का खर्च भी उठाता। इसलिए नीलम को मोर्चे पर डटे रहना पड़ा। पूनम की शादी का तो अच्छा खासा नाटक ही हो गया था। बड़ी कठिनाई से उन लोगों का मुंह बंद किया जा सका। फिर अच्छी सी लड़की देखकर उसने सुजीत की शादी भी कर दी। पूनम के जाने के बाद घर एकदम सूना हो गया था। अलका ने आकर उस सूनेपन को भर दिया। सुमित की शादी के लिए उसे सिर नहीं खपाना पड़ा, उसने खुद ही तय कर ली थी। घर की यह आखिरी शादी भी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। अपने सारे कर्तव्यों से निवृत्त होकर कितनी खुश थी नीलम, पर इस बेवक्त की शहनाई ने
सब गुड़ गोबर कर दिया। गनीमत यह हुई कि उसकी शादी का प्रसंग जिस तेजी के साथ उठा था उतनी ही जल्दी दब गया। पम्मी के चले जाने के बाद तो किसी ने चर्चा तक नहीं की। जिंदगी फिर से अपने ढर्रे पर चलने लगी। लोग अपने में मसरूफ हो गए थे। सुमित और नेहा गोवा से लौट आए थे और अब सुदीप का सामान बंध रहा था। उसने शादी के लिए 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी, पर उसका मन हुआ कुछ दिन और बढ़ा लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा समय दीपू के साथ बिता सके। उस दिन ज्वाइन करने के लिए कॉलेज गई तो साथ में एक एप्लीकेशन भी लेती गई। प्रिंसिपल मैडम ने उस एप्लीकेशन की ओर देखा भी नहीं। बोली, आज तुम नहीं आती तो घर पर संदेशा भेजने वाली थी। क्यों, कोई ज़रूरी काम था? हाँ, ट्रांसफ़र ऑर्डर आया है। ट्रांसफ़र और प्रमोशन एक साथ? प्रिंसिपल बनकर जा रही हो? कहाँ? खैर, जगह तो बहुत दूर बस्तर में है, पर सुनते हैं बड़ी शांत जगह है। कॉलेज भी नया नया है, जो ज़्यादा समस्याएं भी नहीं होंगी। लेकिन मैडम, अरे भाई, अब क्या परेशानी है? अब तो तुम्हारी सारी जवाब दरिया ख़त्म हो गई है और भगवान की दया से यू आर अ फ्री बर्ड नाउ। तुम्हें तो अब ऐसी चैलेंज खुशी खुशी स्वीकार कर लेने चाहिए, बल्कि आगे बढ़कर लेना चाहिए। सो तो ठीक है मैडम, पर मुझे नहीं लगता कि मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर जाने देंगे। देख लो, पर मुझे लगता है बार बार प्रमोशन रिफ्यूज़ करना ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से यह तीसरी बार हो रहा है। मैडम फिर अपनी फाइलों में व्यस्त हो गई थी। छुट्टी की एप्लीकेशन उनके सामने सरका कर वह लौट आई। घर आते हुए रास्ते में उसने ढेर सारी खरीदारी की। सुदीप के लिए खादी का सूट लेंथ और कुर्ते पैजामे, सुषमा के लिए कोसा और चंदेरी साड़ियाँ और प्रिया के लिए सब प्रांतों की गुड़ियों का पूरा सेट, साथ ही प्रिया के मनपसंद रसगुल्ले भी। घर पहुंचकर अपने कमरे में जाने के बजाय वह सीधे दीपू के कमरे की ओर ही चली गई, परंतु पैर दरवाजे में ही ठिठक गए। भीतर देवरानी जेठानी का प्रेमालाप चल रहा था। अलका कह रही थी, आप तो लक्की हैं जीजी, फुर्र से उड़ जाएंगी। ये नेहा भी 4 दिन बाद छोटू के साथ बेंगलोर चली जाएगी। उम्र कैद तो हम लिखवा कर लाए हैं, सो भुगतेंगे। क्या करें भाई, हमने तो बहुत कोशिश की, पर वे टस से मस नहीं हुई। अब यही समझ लो कि वे हमारी ननद नहीं, सास है, और उन्हें हमेशा साथ ही रहना है। नीलम तो जैसे काठ हो आई। उसने अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसने उसके आगे पीछे डोलने वाली, उससे मिश्री घुले स्वर में बात करने वाली अलका उससे क्या सचमुच इतना उब गई है कि उसका साथ उसे उम्र कैद सा लगने लगा है, और अलका को उस कैद से रिहाई दिलाने के लिए ही शायद उसकी शादी का प्रपंच रचा जा रहा है। वाह, इसके बाद वहाँ खड़े रहना या उन लोगों से सामना करना उसके लिए संभव नहीं था। वह दबे पांव कमरे में लौट आए। इतनी देर तक हाथ में थामा हुआ सारा सामान उसने पलंग पर पटक दिया। अब उसे एहसास हुआ कि उसके हाथ दर्द कर रहे थे, पर यह बोझ तो कुछ भी नहीं था। इससे 10 गुना बोझ तो उसके मन पर था। उसे वह कहाँ खाली करती। उस दर्द से निजात पाना क्या संभव था? रात खाने की मेज पर रसगुल्लों का एक बड़ा सा डोंगा सजा हुआ था। उसने शाही अंदाज में ऐलान किया, ये मेरे प्रमोशन की मिठाई है, प्रिंसिपल बनकर जा रही हूँ। अरे वाह, कहाँ? जगह तो खैर बहुत दूर बस्तर में है। आजकल कहीं तो कॉलेज खुल गए हैं, पर सुनते हैं जगह बड़ी शांत है। मुझे तो इस समय सबसे ज़्यादा शांति की ही ज़रूरत है। इस आपाधापी से तंग आ गई हूँ। फिर बार बार प्रमोशन ठुकराना अच्छा भी नहीं लगता। पहले तो खैर मजबूरी थी, अब तो कोई बहाना भी नहीं है। इस बात पर सभी एकमत थे। रात बिस्तर में लेटी हुई दिन भर की घटनाओं का मन ही मन जायजा ले रही थी। दोपहर में उसने प्रिंसिपल मैडम से कितने दर्प के साथ कहा था, मैडम, मेरे भाई लोग मुझे इतनी दूर नहीं जाने देंगे। पर कहाँ, किसी ने भी तो प्रतिवाद नहीं किया।
पम्मी ठीक ही कह रही थी, बल्कि उसने तो रिटायरमेंट के बाद की बात कही थी। पर नीलम को लग रहा था कि घर में उसकी हैसियत अभी से किसी फालतू सामान की सी हो गई है।